डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तू कहाँ से आया है कमीने? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रवि ने अपने दांत भींच लिए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने दिन दहाड़े उसकी प्रेमिका का अपहरण करने की हिम्मत की थी। कैफे के अंदर वहां बैठे और नाश्ता कर रहे लोग अब दबी आवाज में आपस में बातचीत कर रहे थे। हाँ हाँ, देखा तुमने? ये तो कमाल है। अभी अभी वो दोनों एक ब्लाइंड डेट पर थे और ये लड़का अचानक आया और लड़की को छीन ले गया। हाँ, उस आदमी का चेहरा देखो, रात की तरह काला। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने सिर पर कुछ हरे रंग के साथ शांति स्थापित कर लें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने आसपास की बातचीत सुनकर रवि का दिमाग मानो फटने वाला था। बस मेरा इंतजार करो। वहां और अधिक देर तक रुक पाने से इतना अपमानित महसूस करते हुए वह गुस्से में कैफे से बाहर निकल गया। अंजलि भी गुस्से से आग बबूला थी, वह महिला जो अलवीश के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अलवीश सचमुच उसे पीछे छोड़ देगी। वह गुस्से से इस कदर उबल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके फेफड़े फट जाएंगे। अभी एक मिनट पहले ही उसने ऐलान किया था कि अगर अलवीश ऐसा कारनामा कर सकती है तो वह गाय का गोबर खा लेगी। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनके चेहरे ही सब कुछ बयां करने के लिए काफी थे। जब चीजें अंजलि के मन मुताबिक नहीं हुई तो वह बेहद शर्मिंदा हुई। वह बहुत छोटा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। भले ही वह सुंदर हो, क्या वह वास्तव में उसे एक सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकता है? हे, उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मानो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। वह जानती थी कि धन, परिवार और रूप रंग के मामले में वह कभी रिया की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए उसके पास अलवीश को नीचा दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन किसने सोचा होगा, अगले ही पल अलवीश रिया को एक काली मर्सिडीज बेंज जी वैगन तक ले गया, चाबी निकाली और एक क्लिक के साथ कार को अनलॉक कर दिया। क्या वो जी वैगन चलाता है? अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से जम गया। आलीशान जीवन शैली की दीवानी होने के नाते उसने उस शानदार कार को तुरंत पहचान लिया। एक मर्सिडीज बेंज जी क्लास जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए थी। जरा ठहरिए, क्या आंटी लता ने यह नहीं कहा था कि अलवीश सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है? आखिर वो उस तरह से गाड़ी कैसे चला रहा था? क्या यह आदमी शायद गरीब होने का नाटक कर रहा था? क्या वह सचमुच एक अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का बेटा हो सकता है? अंजलि को अचानक अपने दिल में पछतावे की एक टीस महसूस हुई। लेकिन फिर उसने खुद को दिलासा दिया, हम असल जिंदगी में इतने अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग नहीं होते। ये तो किराए का ही होगा। हाँ, बिल्कुल किराए का। लेकिन तभी एक व्यक्ति शानदार ब्लेजर पहने हुए, चेहरे पर पेशेवर मुस्कान लिए हुए प्रकट हुआ। ये राजेश था, वही रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव जिसे अलवीश ने उस सुबह देखा था। वह तुरंत वहां पहुंचा, जाहिर तौर पर एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा था। श्रीमान कार्टर, ये रही आपकी विला की चाबियां। हमारे कर्मचारियों ने सब कुछ एकदम साफ सुथरा रखा है, आप आज रात किसी भी समय अंदर जा सकते हैं। राजेश ने दोनों हाथों से विनम्रतापूर्वक चाबियां सौंप दी। अलवीश के बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर उसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन उसने अपना पेशेवर लहजा बनाए रखा। बिल्कुल, अलवीश जैसा युवा, संयमित और स्पष्ट रूप से धनी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी को अपने साथ नहीं रखेगा। धन्यवाद, अलवीश ने सिर हिलाते हुए और विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए चाबियां लेते हुए कहा। उन्होंने राजेश के पेशेवर रवैये, लगन, सम्मान और दक्षता की सराहना की। भविष्य में खरीदारी के लिए वे निश्चित रूप से उनके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे। और ये तुम्हारी दोस्त है? राजेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बेहद खूबसूरत है, आसानी से अधिकांश फिल्म सितारों से कहीं अधिक आकर्षक। धन्यवाद, अलवीश ने जवाब दिया। रिया मुस्कुराई और विनम्रता से जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, महोदय। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की खुशी ने सब कुछ बयां कर दिया। हमें कहीं जाना है, अलवीश ने नरमी से कहा। हम बाद में बात करेंगे। जरूर, आपका दिन शुभ हो, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, चाहे विला से जुड़ी हो या किसी और चीज से, तो बेझिझक मुझे कभी भी फोन कर लेना। भीड़ की निगाहों के सामने अलवीश अपनी जी वैगन में रिया के साथ बैठा और शान से वहां से निकल गया। वहां से काफी दूर अंजलि का चेहरा ऐसे उतर गया मानो उस पर बिजली गिर गई हो। क्या क्या उसने सचमुच एक विला खरीदा? वह इतनी दूर नहीं थी कि अलवीश और राजेश के बीच हुई पूरी बातचीत को न सुन सके। हर शब्द उसे ईंट की तरह लगा। पता नहीं विला कहाँ है, उसने मन ही मन कहा।
अगर यह किसी छोटे शहर में है तो शायद सिर्फ 1-1.5 करोड़ रुपये। लेकिन अगर यह मुंबई में हो तो इसके बारे में सोचकर ही उसे घबराहट होने लगती थी। हार मानने को तैयार न होकर वह किसी भी कीमत पर यह जानना चाहती थी कि अल्वीश ने विला वास्तव में कहाँ खरीदा था। और इसलिए वह गुस्से में प्रॉपर्टी एजेंट राजेश के पास चली गई। उस सज्जन ने अभी अभी किस तरह का विला खरीदा है? उसने तीखे स्वर में पूछा। मुझे वैसा ही विला कहाँ मिल सकता है? राजेश ने अपनी भौहें उठाईं, फिर विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्षमा कीजिए महोदया, ग्राहक की गोपनीयता के कारण मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अंजलि के भड़कीले लेकिन बेमेल पहनावे और उसके शत्रुतापूर्ण लहजे को देखकर राजेश ने पहले ही उसके व्यक्तित्व के बारे में एक अनुमान लगा लिया था। वह जाहिर तौर पर अलवीश के अतीत की छानबीन करने के लिए बेताब थी, शायद ये पता लगाने के लिए कि क्या वह अपनी किस्मत आजमा सकती है। अरे, तुम तो बस जिद्दीपन दिखा रही हो, अंजलि ने गुस्से में कहा। वह अभी हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर तुम यह नहीं बताओगी कि यह कहाँ है, तो कम से कम मुझे ये तो बता दो कि इसकी कीमत कितनी थी। राजेश ने गहरी सांस ली। वह महिला उससे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे जूते पर चिपकी हुई च्यूइंग गम। मैडम, मैं ग्राहक की निजी जानकारी नहीं दे सकता, उसने चिढ़ते हुए फिर से दोहराया। लेकिन ये देखकर कि वह उसे इतनी जल्दी रिहा नहीं करने वाली है और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने की इच्छा से उसने अंततः थोड़ी नरमी बरती। ठीक है, उसने थके हुए स्वर में कहा। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कहाँ, लेकिन अगर आपको कुछ जानना हो तो। वह थोड़ा आगे की ओर झुका। मिस्टर कार्टर का विला, इसकी कुल लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। नकद में। फिर उसने अपना ब्लेजर ठीक किया और उसे आखिरी बार ऐसी निगाहों से देखा जिसमें आधी दया और आधी घृणा थी और चला गया। आखिरकार इस धंधे में राजेश को सब कुछ पता था। लालची औरतें, ड्रामेबाज औरतें, झूठे इन्फ्लुएंसर। अब उसे किसी बात से हैरानी नहीं होती थी। अंजलि की बात करें तो वो तो उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। वह वहां स्तब्ध खड़ी थी। एक 10 करोड़ रुपये का विला। ये अलवीश किस तरह का आदमी है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह लगभग वहीं रोने लगी। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, ये 10 करोड़ रुपये की गलती थी। नहीं, नहीं, ये तो अरबों रुपये की तबाही है। वह बहुत अमीर है। मुझे विनम्र और शालीन होना चाहिए था। मुझे गरिमापूर्ण और धर्मी होना चाहिए था। आज वह उस विला में कॉफी का आनंद ले रही होती। शायद बालकनी से इंस्टाग्राम पर अमीर जीवन का वीडियो भी बना रही होती। लेकिन नहीं, उसके अहंकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। नहीं, मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना होगा। माफी मांगनी होगी। उसे सब कुछ बताना होगा। शायद, बस शायद, वह मुझे वापस अपना ले। अंजलि घूमी और तेजी से भाग गई। दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर किसी टीवी सीरियल की नायिका की तरह चमक रहा था। कैफे से बाहर निकलते हुए अलविश और रिया पास ही की एक जगह सिटी कमर्शियल स्ट्रीट की ओर चले गए, जो एक जीवंत केंद्र था जहां जोड़े नियॉन लाइटों के नीचे भोजन करते थे, हंसते थे, डेट पर जाते थे और कल्पनाओं में खो जाते थे। अलविश के अलावा रिया का चेहरा लाल हो गया था। उसकी तेजी में अब एक शर्मीली सी अदा झलक रही थी। वह प्यारी और सलीकेदार थी, मानो कोई पालतू बिल्ली का बच्चा हो जिसने अपना पसंदीदा खिलौना खोज लिया हो। अलविश के साथ होने से सब कुछ बेहद शानदार था। हा हा। रिया ने हल्की आवाज में सांस ली, मानो वह अभी अभी उम्मीदों और घबराहट के रोलर कोस्टर से उतरी हो। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, न कोई बनावटी मजाक, न कोई अजीबोगरीब चुप्पी, बल्कि हवा में एक हल्की गुलाबी, मधुर खामोशी छाई हुई थी। वे 2 घंटे से अधिक समय तक शहर की जगमगाहट में घूमते रहे। आर्केड मशीनों और किताबों की दुकान की गलियों के बीच रिया अचानक बातूनी हो गई, एक खुश छोटी चिड़िया की तरह चहचहाने लगी। अलविश शांत भाव से बैठी रही और बिना विचलित हुए सुनती रही। उसके जवाब कम थे, लेकिन सही समय पर दिए गए थे और उनमें एक तरह की शांत समझदारी थी जिसने उसे और बोलने के लिए प्रेरित किया। जब नियति ने अपना काम किया, तो इस ग्रह पर कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। शाम के 9 बजे डेट और शॉपिंग का स्वाभाविक अंत हो गया। रिया को घर छोड़ने के बाद अलविश किसी प्रेम में डूबे स्कूली लड़के की तरह इधर उधर समय बर्बाद नहीं करने लगा, बल्कि वह सीधे मुंबई के सबसे बड़े सुपरमार्केट में चले गए। उनकी निगाहें उद्देश्यपूर्ण ढंग से गलियारों में ऊपर नीचे घूम रही थीं। मिनरल वाटर 100 कार्टन, बासमती चावल 100 पैकेट, पाले जी बिस्कुट 50 पैकेट, रेडी टू ईट पोहा, उपमा एंड खिचड़ी पैकेट्स अनदर 50, टाटा नमक, मैगी नूडल्स, हल्दीराम के स्नैक्स, स्टील के बर्तन। यह एक सुपरमार्केट पर छापा था। कुल मिलाकर बिल 30,000 रुपये से थोड़ा अधिक था। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अब जब वह लगभग करोड़पति बन चुका था, तो ये तो बस शुरुआती पूंजी थी। सौभाग्य से स्टोर शहर की सीमा के भीतर होम डिलीवरी की सुविधा देता था। इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया और उसे सीधे लॉर्ड्स ग्राउंड स्थित अपने विला में मंगवा लिया। प्राचीन गोदाम आखिरकार तैयार हो गया है। अब मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज खरीद सकता हूं और उसे सीधे वहीं डिलीवर करवा सकता हूं।
विला में वापस जाकर नहाने के बाद अलविश खिड़की के पास ही रुका रहा और सामान उतारने की प्रक्रिया को देखता रहा। मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या इस बात पर कोई प्रतिबंध है कि मुझे प्राचीन काल में कितना कुछ वापस भेजने की अनुमति है? उसने धीरे से खुद से कहा। इसलिए उन्होंने तुरंत सिस्टम से इसके बारे में पूछताछ की। वर्तमान क्षमता 2 घन मीटर। होस्ट की सिस्टम के साथ अनुकूलता वर्तमान में कम है। जैसे जैसे अनुकूलता बढ़ेगी, भंडारण क्षमता भी बढ़ेगी और नई सुविधाएं अनलॉक हो जाएंगी। बेहतर जानकारी के लिए कृपया सिस्टम पैनल देखें। अलविश एक पल के लिए अचंभित रह गया। तो आखिरकार एक सीमा तो है ही। उन्होंने तुरंत पैनल खोल दिया। शेष यात्रा समय 3 मिनट। अधिकतम भंडारण क्षमता 100 घन मीटर। वर्तमान अनुकूलता 5%। 8% तक पहुंचने पर जोड़ 50 घन मीटर अतिरिक्त स्थान अनलॉक हो जाएगा। उसने माथे पर शिकन डालकर स्क्रीन को घूर कर देखा। इसमें अपग्रेड लेवल भी हैं। बिल्कुल वीडियो गेम सिस्टम की तरह, उसने आधे मजाक के साथ बड़बड़ाया। यदि संगतता 100% है, तो सिस्टम कौन कौन सी क्षमताएं प्रदान करेगा? क्या मैं अपने साथ किसी को ला सकता हूं? अलविश ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की और उसमें तरह तरह के सवाल पूछे। लेकिन सिस्टम ने इस बारे में चुप्पी साध रखी थी कि बेहतर अनुकूलता के साथ वास्तव में क्या क्या उपलब्ध होगा। लेकिन कुछ छानबीन के बाद वह एक उपयोगी बात का पता लगाने में सक्षम हुआ। ये प्रणाली वास्तव में समय यात्रा के समय को संग्रहित करने में सक्षम थी। सुरक्षा गार्ड के रूप में बिताए गए प्रत्येक घंटे के बदले उसे 1 घंटे का यात्रा समय मिलता था। एक आसान सा सौदा, लेकिन अपार संभावनाओं से भरा हुआ। जैसे ही अलविश ने अतिरिक्त शिफ्ट खत्म की, उसने अपने फोन पर 1 दर्जन से अधिक मिस्ड कॉल देखी, सभी एक ही नंबर से थीं। उसने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। जैसे ही वह स्क्रीन पर नजर डाल रहा था, फोन एक बार फिर बज उठा। वही नंबर। बिना सोचे समझे ही उसने जवाब दे दिया। जैसे ही संपर्क स्थापित हुआ, एक परिचित आवाज घबराहट से भरी हुई, लगभग दहशत के भाव से गूंज उठी। हेलो अलविश, मैं अंजलि हूं। वह वही महिला थी जिसके साथ वह उसी दिन पहले ब्लाइंड डेट पर गया था। वह घबराई हुई सी लग रही थी और उसने स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। आज सुबह देर से आने के बारे में मैं कसम खाता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस भूल गया। मैं कभी कभी बहुत भूलक्कड़ हो जाता हूं, ये थोड़ी समस्या बन गई है। और मैं आपके सुरक्षा गार्ड के पेशे को लेकर कोई राय नहीं बना रहा था। मैं सचमुच मानता हूं कि सभी पेशे सम्मान के योग्य हैं। मैंने पहले जो कहा, वो ठीक से सोच विचार किए बिना कहा था। सच कहूं तो, मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूं। मुझे शादी से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जब तक दोनों मिलकर प्रयास करते हैं, वही मायने रखता है ना? उसने यह बात दोस्ताना और नेक लहजे में कही, जाहिर तौर पर वह सच्ची लगने की कोशिश कर रही थी। अलविश, आप तारीख भूल गए और देर से आए। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए तुमने मुझे गाली दी। वाह, आप तो वाकई परिस्थितियों को पलटने में माहिर हैं। मैं प्रसन्न हूं। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। उनकी चुप्पी को सहमति मानते हुए अंजलि ने तुरंत आगे कहा, चलिए अगले 2 दिनों में किसी और दिन मिलते हैं। आज के बदले में मैं आपको खाने पर ले जाऊंगा। आपका क्या ख्याल है? अलविश ने पलकें झपकाईं। एक पल के लिए वह अचंभित रह गया। रुको, क्या उसने मुझे फिर से एक ब्लाइंड डेट पर बुलाया है? अपने साथ? यह क्या है, कोई सीक्वल है क्या? उसने आह भरी। भूल जाओ, उसने उसे सीधे सीधे कह दिया। कुछ चीजें जल्दबाजी में माफी मांगने से ठीक नहीं हो सकती। अलविश मन में बैर रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वह चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखता था और छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना पसंद करता था। लेकिन वह रीढ़विहीन भी नहीं था। उस दोपहर उसने उसके काम को कमतर आंकने और उसे कुछ भी न समझने के बारे में जो कहा था, वह एक सीमा पार कर गया था। अब उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक शब्द भी कहे बिना उसने कॉल काट दी और तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके अपार्टमेंट में, जब अंजलि को पता चला कि कॉल कट गई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसका चेहरा सदमे से विकृत हो गया। वह चिल्लाए और उसने अपना पैर पटका। यह आदमी इतना संकीर्ण सोच वाला क्यों है? मैंने पहले ही माफी मांग ली है। इसे और क्या चाहिए? वह गुस्से से उबल रही एक पागल बिल्ली की तरह गोल गोल चक्कर लगा रही थी। बड़े खिलाड़ी की तरह खेल रहा है। उफ, पागलपन है। लेकिन किसी भी तरह की बड़बड़ाहट उस दिल दहला देने वाली सच्चाई को बदल नहीं सकी। हो सकता है कि उसने एक सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दिया हो। एक सुरक्षा गार्ड, एक गुप्त करोड़पति। अंजलि घर के चारों ओर 200 चक्कर लगाने के बाद लगभग अपने फर्श में गड्ढा खोदने की स्थिति में पहुंच गई थी। बहुत समय बाद आखिरकार प्रेरणा मिली। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और आंटी लता को फोन किया। ये सब तुम्हारी गलती है, आंटी लता। जैसे ही उसे बात समझ में आई, उसने झट से कहा, तुमने मुझे अलविश के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। अगर मुझे पता होता कि वह अमीर है, तो क्या मैं ये सब पहले ही कर रही होती? दूसरी ओर, मकान मालकिन आंटी लता पूरी तरह से हैरान थीं।
क्या अंजलि, क्या तुम पक्का कह रही हो? मैं अलविश को महीनों से जानती हूँ। वो सड़क के उस पार औद्योगिक पार्क में एक आम सुरक्षा गार्ड है। वो मेरा किराएदार है और अच्छी तनख्वाह कमाता है। ठीक है। हाँ, वो दिखने में अच्छा और सभ्य है, इसीलिए मैंने उसकी जोड़ी बनाई। लेकिन अमीर, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अंजलि लगभग चीख पड़ी। वह 2-3 करोड़ रुपए की मर्सिडीज जी वैगन चलाता है और कम से कम 10 करोड़ रुपए के विला में रहता है। आंटी लता, क्या? वह लगभग फोन गिरा ही देती। 10 करोड़ रुपए का विला, जी वैगन। सदमे से उसकी आवाज तीखी हो गई। अगर मुझे ये पता होता, उसने स्तब्धता भरे लहजे में कहा, तो मैं अपने भतीजे को। अंजलि गुस्से से आग बबूला थी और दोषारोपण से भरी हुई थी। लता आंटी, ये सब आपकी गलती है। आपने उस ब्लाइंड डेट का इंतजाम करने से पहले मेरी ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। आपने उसे 15,000 रुपए की तनख्वाह वाला एक तंगहाल सिक्योरिटी गार्ड दिखाया। इसीलिए मैंने उसके साथ इतना लापरवाही से व्यवहार किया। अगर मुझे पता होता कि उसके पास 10 करोड़ रुपए का विला है, तो क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा बर्ताव करती? आंटी लता अपने फोन को देखती रही, वह कुछ बोल नहीं पाई। बिल्कुल वैसा ही, जब चीजें उसके मन मुताबिक नहीं होती, तो वह सारा दोष मुझ पर मरने लगती है। अब उसके पास कॉल को गंभीरता से लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने फोन को ऐसे घूरने के बाद जैसे फोन ने उसका किराया न चुकाया हो, उसने अलवीश को कॉल किया। अलवीश, तुमने हम सबको सचमुच बेवकूफ बना दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी दौलत है। लगभग 10 करोड़ रुपए का विला। आपने इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं कहा? वह उससे नाराज नहीं थी, बस उसे पछतावा था। अगर उसे पता होता कि अलवीश इतना सफल है, तो वह अंजलि की बजाय अपने भतीजे का परिचय कराती। अलवीश को पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। जी हाँ, इसमें अंजलि का पूरा ड्रामा साफ झलक रहा था। उसने शायद आंटी लता को फोन करके खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की होगी। उसने मन ही मन आह भरी और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छिपा रहा था। मेरी आमदनी ठीक ठाक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कोई ऐसी चीज है जिसे दिखाने लायक हो। क्या आप इसे ठीक ठाक कहते हैं? आपके पास एक विला है। ये सामान्य ठीक ठाक स्थिति नहीं है। आंटी लता को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर किसी के पास पहले से ही इतना पैसा है, तो वह अभी भी सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी क्यों कर रहा है? अलवीश हल्के से हंसा। कुछ चीजें पैसा नहीं सिखा सकता। मैं जीवन को थोड़ा अलग तरीके से जीना चाहता था। बस इतना ही। आंटी लता एक पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी उम्र के ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। लेकिन मुझे बताओ, उस डेट पर असल में क्या हुआ था? अलवीश ने उसे संक्षेप में बताया। अंजलि देर से आई, शुरू से ही असभ्य थी, और स्पष्ट रूप से उसने उसके बाहरी रूप रंग के आधार पर उसका आकलन किया। जब उसने अपनी बात खत्म की, तो आंटी लता स्पष्ट रूप से नाराज थीं। वह सरासर बदतमीजी कर रही है। देर से आई, बदतमीजी की, और अब मुझे दोष दे रही है। सरासर बेतुकापन। वह लोगों को समझने की कोशिश भी नहीं करती। बस देखती है कि कोई कितना कमाता है और उसी के अनुसार व्यवहार करती है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। वह ऐसी इंसान नहीं है जिसकी मैं दोबारा किसी को सिफारिश करूंगा। अलवीश, सच कहूं तो तुम इससे कहीं बेहतर कर सकते हो। तुम समझदार हो और ध्यान आकर्षित करने के पीछे नहीं भागते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारे लिए बेहतर साथी साबित हो सकता है। वह बुद्धिमान है, जमीन से जुड़ा हुआ है और लोगों से सम्मानपूर्वक बात करना जानता है। इससे पहले कि अलवीश कह पाता कि मैं अभी नहीं देख रहा हूं, उसने पहले ही कॉल काट दी थी। वह स्क्रीन को घूरता रहा। क्लासिक आंटी लता, नेक इरादों वाली, लेकिन हमेशा जल्दबाजी करने वाली। उसका इरादा तो अच्छा था, लेकिन वह सच में चाहता था कि दोबारा बिचौलिए बनने से पहले वह उससे पूछ लेती। दूसरी ओर, अंजलि, तुम कितनी नासमझ हो। मैंने तुम्हें सद्भावनावश किसी से मिलवाया था और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। आंटी लता ने गुस्से से बुदबुदाते हुए रसोई के दराज से अपनी पुरानी नोटबुक निकाली, वही नोटबुक जिसमें उनकी हाउसिंग सोसाइटी के बिल्ली समूह के आधे अधूरे लिखे हुए फोन नंबर थे। जी हाँ, आंटियों का गठबंधन। उसने पन्ने पलटे, नंबर ढूंढा और डायल किया। ये रेखा का नंबर था, अंजलि की माँ और लता की पुरानी स्कूल फ्रेंड। कॉल जल्दी से लग गई। रेखा के फोन उठाते ही लता ने मशीन गन की तरह ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। रेखा, ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी ने आज सचमुच सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने उसे एक बेहद सभ्य लड़के से ब्लाइंड डेट के लिए मिलवाया। और सिर्फ सभ्य ही नहीं, लंबा, पढ़ा लिखा, विनम्र और सच कहूं तो काफी अमीर। और उसने क्या किया? न सिर्फ डेट फ्लॉप हुई, बल्कि बाद में उसने मुझे शिकायत करने के लिए फोन किया। लता ने कोई संकोच नहीं किया। वह देर से आई, बदतमीजी से पेश आई, लड़के के बारे में गलत राय बनाई। तुम्हें पता है अलवीश को मीटिंग के लिए राजी करने में मुझे कितना समय लगा? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। उसने प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ देर विराम लिया।
दरअसल अगर तुम मेरी पुरानी दोस्त न होती तो मैं अंजलि जैसी किसी लड़की से ऐसे लड़के का परिचय कराने की जहमत ही नहीं उठाता। अलवीश के पास दक्षिण मुंबई में एक विला है और वह करोड़ों की कार चलाता है। और वह अभी भी काम कर रहा है, विनम्र है, इन दिखावा करने वालों जैसा नहीं। जुहू से लेकर कोलाबा तक की लड़कियां उससे मिलने के लिए लाइन में लगी रहती हैं। लेकिन आपकी बेटी देर से आई और अकड़ से भरी हुई थी। दूसरी तरफ रेखा का चेहरा सख्त हो गया। पहले तो उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अंजलि का स्वभाव तो हमेशा से ही गुस्सैल रहा है, तो क्या हुआ। लेकिन जैसे ही लता ने विला और लग्जरी कार का जिक्र किया, रेखा अपने सोफे से ऐसे उछल पड़ी जैसे उसकी कमर में आग लग गई हो। 1 करोड़ रुपये का विला, वह भी दक्षिण मुंबई में। वह पहले उदासीन थी, फिर एकदम बौखला गई। अरे नहीं, ये तो हद से ज्यादा है। अंजलि क्या सोच रही थी। और बस इसी पल रेखा ने पूरी तरह से 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। लता, तुम सही कह रही हो। मेरी बेटी ने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उस लड़के के साथ डेट पर देर से पहुंची। और ऊपर से उसमें इतना घमंड दिखाने की हिम्मत भी थी। अविश्वसनीय। उसे तो पता भी नहीं कि उसने कितना बड़ा मौका गंवा दिया। अब वह अपनी बेटी के व्यवहार से नाराज नहीं थी, वह इसलिए क्रोधित थी क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन वैवाहिक संबंध बनाने का मौका गंवा दिया था। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। मैं अभी उसे फोन करके खूब खरी खोटी सुनाऊंगी। उसे अपनी अक्ल ठिकाने लानी होगी, नहीं तो वो अपने सारे मौके बर्बाद कर देगी। अच्छा, तुम्हें अपनी उस बेटी को कुछ तमीज सिखानी चाहिए। अगर वह ऐसा करती रही तो मैं उसे किसी से भी मिलवाऊंगा नहीं। रेखा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। दुखी मत हो मेरी प्यारी बहन, उसने जल्दी से कहा। मैं ध्यान रखूंगी कि मेरी उस शरारती बच्ची को सबक मिल जाए। गुस्सा मत करो, लता। लेकिन फोन रखते ही रेखा की बनावटी मुस्कान गायब हो गई। वह गुस्से से उबल रही थी। एक पल भी गंवाए बिना उसने अंजलि को फोन किया। फोन की घंटी बजते ही अंजलि ने उसे उठा लिया। हेलो, माँ। रेखा ने नमस्कार तक नहीं कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अंजलि? आंटी लता तुम्हें इतने अच्छे, सुंदर, लंबे, अमीर परिवार के लड़के से मिलवाने लाई थी और फिर भी तुम देर से पहुंची। अंजलि स्तब्ध रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने शिकायत की। आंटी लता ने उसके बारे में मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे कैसे पता चलता कि अलवीश इतना अमीर और सुंदर है? अगर मुझे पता होता तो मैं देर से नहीं आती। बाकी सारे लड़के जो मुझसे डेट करना चाहते हैं, कुत्ते की तरह मेरा इंतजार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन अलवीश ने तो मुझे आधे घंटे देर से आने पर डांट भी लगाए। रेखा की आवाज और भी ऊंची हो गई। तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि अलवीश कौन है? वो एक अमीर, दूसरी पीढ़ी का असली रईस है, जिसके पास पैसा और रुतबा है। वो चुटकी बजाते ही तुमसे बेहतर 10 लड़कियां पा सकता है। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें इस तरह बर्ताव करने की हिम्मत कहां से आती है? अंजलि सदमे से मुंह बंद करके चुप हो गई, वह कुछ बोल नहीं पाई। रेखा अपनी बात जारी रखती रही। मेरी बात सुनो, अंजलि, मुझे तुम्हारे कार्यों की परवाह नहीं है। तुम्हें अलवीश का दिल फिर से जीतना होगा। उसके साथ रहो, यह आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसे बर्बाद मत करो, वरना घर वापस मत आना। अंजलि रोना चाहती थी। माँ, ये बहुत मुश्किल है। मैंने अलवीश से माफी मांग ली, लेकिन उसने मेरी बात सुनी तक नहीं। रेखा ने चिल्लाकर कहा, मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम ही इसे ठीक करो। अलवीश जैसा अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। जब तक वो अपना मन नहीं बदलता, तब तक यहाँ वापस मत आना। अंजलि के कुछ और बोलने से पहले ही फोन कट गया। बीप, बीप, बीप। वह सदमे में बैठी अपने फोन को घूर रही थी। आज का दिन उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अलवीश ने थप्पड़ मारा, आंटी लता ने डांटा और उसकी माँ ने उस पर चिल्लाया। उसे चीखने का मन कर रहा था। मेरी माँ चाहती है कि मैं अलवीश को वापस पा लूं। वह धीमी आवाज में बार बार दोहराती रही। मैं ये कैसे करूंगी? अपने दिल की गहराई में अंजलि केवल खामोश विलाप कर सकती थी। इसी बीच अलवीश और रिया बड़े चाव से बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत सहज और जीवंत थी। उन्होंने परसों एक साथ कॉमिक कन्वेंशन में जाने की व्यवस्था भी कर ली थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद अलवीश को पता चला कि रिया को कॉस्प्ले करना बहुत पसंद है और उसने आश्वासन दिया कि वह इवेंट में कॉस्प्ले करेगी। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह किस रूप में तैयार होगी, बस इतना कहा कि यह एक सरप्राइज होगा। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, रिया ने शरारती लहजे में चिढ़ाते हुए कहा। अलवीश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दिलचस्प, अब तो मुझे वाकई जिज्ञासा हो रही है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे कि वह किसका रूप धारण करेगी, लेकिन रिया ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वे देर रात तक बातें करते और हंसते रहे। एक दूसरे को शुभ रात्रि कहने के बाद अलवीश ने हाथ मुंह धोया और अच्छे मूड में बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह अलवीश जल्दी उठा, अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहनी और अपने स्टॉल की ओर चल पड़ा। अब वह इस प्रक्रिया को समझ चुका था।
इस वर्दी को पहनना और अपना कर्तव्य प्रभावी ढंग से निभाना भविष्य में समय यात्रा के लिए पर्याप्त ऊर्जा संचित करने का मतलब था। 8 घंटे काम करने का मतलब था 8 घंटे की यात्रा। वह जितनी बार वर्दी पहनेगा, ऊर्जा उतनी ही तेजी से संचित होगी और अंततः समय के साथ नई नई चीजें खुल जाएंगी। इसलिए अल्वीश ने अपना पूरा दिन अपने बूथ में फोन पर गेम खेलने, वीडियो देखने और कभी कभार आने जाने वाले वाहनों को संभालने में व्यस्त बिताया, जब तक कि उसने बिना किसी गलती के 8 घंटे की शिफ्ट पूरी नहीं कर ली। जैसे ही वह घर जाने के लिए निकलने ही वाला था, 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली एक बिल्कुल नई दिखने वाली पोर्श कार गेट पर आकर रुकी और बेसब्री से हॉर्न बजाने लगी। ड्राइवर स्पष्ट रूप से चाहता था कि अल्वीश तुरंत बैरियर उठा ले। अल्वीश धीरे धीरे पास आया। सर, नियमों के अनुसार पार्क में प्रवेश करने से पहले किसी भी अज्ञात कार का यहाँ पंजीकरण कराना आवश्यक है। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और गुस्से से घूरने लगा। ये सब क्या बकवास है? मेरे पिता की कंपनी तो यहीं स्थित है, क्या मुझे पंजीकरण कराने की जरूरत है? मुझसे मजाक मत करो। और फिर वह आगे झुका, और जब उसने वास्तव में अल्वीश को पहचान लिया तो उसकी आंखें बनावटी आश्चर्य से खुल गईं। हेलो, अल्वीश, कितना सुखद आश्चर्य, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। ये वही राजू था जिसने कुछ दिन पहले अपने पिता की कार को औद्योगिक परिसर में ले जाकर अल्वीश को नमस्कार तक नहीं किया था। लेकिन अब अल्वीश को वर्दी में देखकर राजू इतना खुश और दोस्ताना व्यवहार कर रहा था मानो वह और अल्वीश एक दूसरे को सदियों से जानते हों। अल्वीश ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। उसने बगल वाली सीट पर बैठी लड़की को देखा। वह साफ सुथरी और सुंदर थी, कॉलेज की उन खूबसूरत लड़कियों जैसी जिन पर सबकी नजर रहती थी। जाहिर है, राजू उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। अल्वीश ने बस इतना ही कहा। छोटी सी दुनिया। राजू ने जबरदस्ती हंसते हुए अपने बगल में बैठी लड़की की ओर रुख किया। प्रिया, देखो ये अल्वीश है। कॉलेज में ये सबका चहेता था, हमारे बैच का सबसे होशियार छात्र। प्रिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने अल्वीश को सुरक्षा गार्ड की वर्दी में देखा। सच में, ये अल्वीश है, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा है। अल्वीश के गले में एक हल्की सी आह उठती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने उसे दबा लिया। इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो ईमानदारी का काम है, ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे घर में चोरी की हो, उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसने राजू के घमंडी चेहरों को अनदेखे करते हुए जल्दी से पंजीकरण पूरा कर लिया। जाते समय राजू ने अल्वीश को बनावटी दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्वीश, वैसे परसों क्लास रियूनियन है, तुम्हें आना ही होगा, ठीक है? इसे मिस मत करना। अल्वीश ने उसे विनम्रतापूर्वक मुस्कुराकर अभिवादन किया। जरूर, मैं वहां रहूंगा। वह अच्छी तरह जानता था कि राजू प्रिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह अपने कॉलेज के पुराने दुश्मन, जो अब सिर्फ एक गार्ड था, की तुलना में कितना बड़ा हो गया है। लेकिन अल्वीश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक सच्चा आदमी अपनी कीमत जानता है और अल्वीश की महत्वाकांक्षाएं राजू के सपनों से कहीं कहीं अधिक बड़ी थीं। पोर्श कार के अंदर प्रिया की आंखें अविश्वास और दबी हुई अवमानना से चौड़ी हो गई थीं। अरे नहीं, अल्वीश सचमुच सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा है। क्या वह सच में इतनी बुरी हालत में पहुंच गया है? प्रिया ने सिर हिलाया और ठंडी हंसी हंसी। कॉलेज में वह चुपके से अल्वीश को पसंद करती थी, वह सुंदर, लोकप्रिय और प्रतिभाशाली था। लेकिन अब उसे गेट पर उस साधारण वर्दी में खड़ा देखकर उसके दिल में दबी हुई चाहत की लौ पल भर में बुझ गई। एक गार्ड महीने में कितना कमाएगा? वह उसे कभी भी वैसी जीवन शैली नहीं दे पाएगा जैसी वह चाहती है। प्रिया कभी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन वास्तविक दुनिया में कुछ साल बिताने के बाद वह पूरी तरह से बदल गई थी। वह जानती थी कि उसे किस तरह का जीवन चाहिए, और जाहिर तौर पर अल्वीश अब उसे वह जीवन प्रदान नहीं कर सकता था। गाड़ी चला रहे राजू ने प्रिया के चेहरे के भाव देखे और उसे जबरदस्त संतुष्टि का अनुभव हुआ। आज प्रिया से मिलना महज संयोग था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने अपनी नई चमचमाती पोर्श में लिफ्ट देने की पेशकश की और प्रिया बिना झिझक के गाड़ी में बैठ गई। पुनर्मिलन में आप खुद ही देख लेंगे, राजू ने कहा और सहजता से गियर बदलते हुए आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। वह पहले से ही इसकी कल्पना कर सकता था, अपनी पोर्श कार में प्रिया के साथ आराम से आते हुए। सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं और अल्वीश कोने में शालीनता से खड़ा था, मानो वह भुला दिया गया सितारा हो जो वह बाद में बन गया था। राजू जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसे उस क्लास रियूनियन का बेसब्री से इंतजार रहता था। ठीक है, एमरल्ड विला, है ना? समझ गया। राजू का संदेश देखने के बाद अल्वीश ने शांत भाव से जवाब दिया। इससे पहले उसे राजू से व्हाट्सएप पर कई टेक्स्ट और वॉइस मैसेज मिले थे। राजू ने खास तौर पर उसे बताया था कि कल क्लास रियूनियन शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक एमरल्ड विला में होगा। राजू के वॉइस नोट से फिर से बीप की आवाज आई। आपको आना ही होगा। अगर आप नहीं आए तो बाकी लोग भी दिलचस्पी नहीं लेंगे, इसे मत छोड़िए, ठीक है? अल्वीश ने संक्षिप्त जवाब टाइप किया। ठीक है। कुछ सेकंड बाद एक और वॉइस मैसेज आया।
इस बार राजू का लहजा नाटकीय हो गया, मानो वह किसी बड़े खर्च का शिकार हो। यार, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सारी जगहों में से एमरल्ड विला को किसने चुना। मैंने सुना है कि यह बहुत महंगा है और डच लोगों का खास तोहफा है, हर कोई अपना अपना खर्च खुद उठाता है। मेरा बटुआ तो रोएगा, हा हा। अलवीश ने नोट पढ़ा और चुपचाप मुस्कुराया। उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह अच्छी तरह जानता था कि राजू उस चमकीली पोश में दिखावा करते हुए गरीब होने का नाटक क्यों कर रहा था। अलवीश ने ये सब एक पल में समझ लिया था, लेकिन वह इस दिखावे को बिगाड़ने के मूड में नहीं था। सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ मत कहना। ठीक है राजू, अपना नाटक जारी रखो। गरीबी का नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? अलवीश आराम से बैठ गया, फोन उसके कान से लगा हुआ था, उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। यह मिलन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार साबित हो सकता था। प्राचीन समय, आयनहोल्ड शहर, सिटी गेट, हॉटवेल फैमिली स्टोर हाउस। अपनी सुरक्षा वर्दी की समय यात्रा करने की शक्ति का उपयोग करते हुए अपने विला में वापस जाने के बाद अलवीश ने अपने द्वारा व्यवस्थित सभी प्रावधानों को प्राचीन काल में वापस भेज दिया और उन्हें शहर के द्वार के बगल में स्थित हॉटवेल परिवार के प्राचीन अन्न भंडार में सुरक्षित रूप से जमा कर दिया। ये वर्दी एक बार में लगभग 100 घन मीटर ही ला सकती थी, लेकिन फिलहाल जो उसके मन में था उसके लिए यह पर्याप्त था। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद अलवीश आयनहोल्ड की घुमावदार गलियों से होते हुए सीधे हॉटवेल परिवार के निवास की ओर चल पड़ा। उसे रास्ता आज भी मुंह जुबानी याद था। वह पुराने लकड़ी के गेट पर आकर रुका और 2 बार खटखटाया। वहां कौन है? कुछ देर बाद फाटक चरमराते हुए खुला और नाथन हॉटवेल ने बाहर देखा। जब उसकी नजर अलवीश पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य और अपार खुशी से चौड़ी हो गईं। भाई अलवीश, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। नाथन मुस्कुराया। तुम 2 दिन से दूर थे, मेरी बहन दिन में 100 बार तुम्हारा जिक्र करती रहती है। मेरे कान तो थकाकर चूर हो गए हैं। नाथन ने नाटकीय प्रभाव के लिए अपना चेहरा बिगाड़ा और सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि अलवीश मुस्कुरा पाता, अचानक कहीं से एक पतला हाथ आया और उसने नाथन का कान जोर से खींच लिया। नाथन, अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? लूसी हॉटवेल उसके पीछे खड़ी थी, उसका चेहरा लाल और चिड़चिड़ा था। उसने अपने भाई का कान कसकर पकड़ रखा था जिससे वह चीख पड़ा। आह आह लूसी, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे इतना गंभीरता से मत लो। नाथन ने अपना कान सहलाते हुए और अलवीश को गिड़गिड़ाती हुई नजर से देखते हुए खुद को छुड़ाया। अलवीश हल्के से हंसा। कोई बात नहीं लूसी, वह तो बस मजाक कर रहा था, कोई नुकसान नहीं हुआ। नाथन ने जल्दी से बात पूरी करते हुए कहा, देखा भाई अलवीश, मुझे समझ गया। लूसी ने गुस्से से भरी एक गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुंह खोला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसने नाथन को धमकी भरी निगाहों से देखा और नाथन ने आज्ञाकारी भाव से मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। नाथन ने फाटक को और चौड़ा खोला और अलवीश को अंदर आने का इशारा किया। अंदर आओ, अंदर आओ। पिताजी तुम्हारा स्वागत करके बहुत प्रसन्न होंगे। छोटे लेकिन साफ सुथरे आंगन में श्री हॉटवेल एक बगल के कमरे से बाहर आए, नक्काशीदार छड़ी का सहारा लेते हुए। अलवीश को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। अलवीश द्वारा दिए गए शुद्ध जल के कारण श्री हॉटवेल को पत्थरों से हो रही असहनीय पीड़ा काफी हद तक कम हो गई थी। वे फिर से खड़े होने और चलने फिरने में सक्षम हो गए थे। सूखे के इन वर्षों में यह एक चमत्कार ही था। अलवीश, उम्मीद है तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया होगा। हमारे साथ खाना खा लो। इन मुश्किल समय में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चावल बचा है। श्री हॉटवेल ने गर्मजोशी से लेकिन क्षमा प्रार्थी लहजे में कहा। लूसी और नाथन ने एक दूसरे को देखा। इस 3 साल के सूखे के दौरान चावल की कीमत चांदी के बराबर हो गई थी। यहाँ तक कि उनका परिवार, जो कभी समृद्ध अनाज व्यापारी था, अब बचे हुए कुछ बाल्टियों चावल की रक्षा ऐसे कर रहा था मानो वे अनमोल हों। आमतौर पर वे पहाड़ियों से तोड़ी गई जंगली साग खाकर अपना गुजारा करते थे। अलवीश ने तुरंत उनके चेहरों पर हल्की सी बेचैनी देखी। वह समझ गया कि चावल का वह छोटा सा दान उनके लिए कितना कीमती था। हॉटवेल परिवार को इतना उदार देखकर वह खुद कंजूस नहीं हो सकता था। एक पल रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ, अलवीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अलवीश के बाहर जाते देख नाथन असमंजस में देखता रहा। कुछ मिनट बीत गए और दरवाजा फिर से चरमराते हुए खुला। इस बार अलवीश कपड़े में लिपटे 2 बड़े पैकेट लेकर लौटा। उसने दरवाजा बंद किया और छोटी लकड़ी की मेज पर रखे पहले पैकेट को खोला। अंदर गोमांस का एक नया, चमकदार टुकड़ा था। नाथन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो गोमांस है। कितना बड़ा टुकड़ा है। लूसी ने हैरानी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। यहां तक कि मिस्टर हॉटवेल भी एक पल के लिए रुक गए। लेकिन अलवीश अभी रुका नहीं था।
उसने दूसरा पैकेट खोला और उसमें से नमकीन मछली, सुअर की पसलियां, अंडे, झींगे, ताजी पत्ता गोभी, गोमांस के मीट बॉल, मटन के पतले टुकड़े, चिकन विंग्स, सेब और यहाँ तक कि तरबूज से बना एक ऐसा व्यंजन निकला जिसे उन्होंने सालों से नहीं देखा था। नाथन वहां अवाक खड़ा रहा। लूसी की आंखों में अविश्वास की चमक थी। अल्वीश उनके चेहरों को देखकर हंस पड़ा। चलो, जब तुमने मुझे अपना बचा हुआ चावल देने की कृपा की है, तो चलो इससे भी बेहतर करते हैं। आज रात मैं बिल दूंगा। हम बढ़िया बारबेक्यू करेंगे। मैं बियर भी लाया हूं, क्या तुम 1-2 गिलास पीना चाहोगे? हॉटवेल दंपति ने लगभग एक साथ गहरी सांस ली। एक पल के लिए छोटा सा घर ताजे मांस की गंध और सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। अकाल के इस दौर में चावल ही एक विलासिता की वस्तु थी, लेकिन मांस, सब्जियां, फल और ठंडी बियर, ये तो अकल्पनीय था। नाथन ने मुश्किल से अपनी बात कही, फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाई अल्वीश, तुम कमाल हो। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। श्री हॉटवेल का मानना था कि अल्विश का सबसे बड़ा उपहार ताज़ा पानी था, जो इस लंबे अकाल के दौरान अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन उसे अल्विश से इतनी मात्रा में खाना लाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ताज़ा गोमांस मिलना लगभग नामुमकिन था। आयनहोल्ड के सबसे अमीर व्यापारी भी शायद अब इतना महंगा गोमांस नहीं खरीद सकते थे। और फल, वो तो एक सपने जैसा था। मिस्टर हॉटवेल ने दावत को देखा, फिर तुरंत निराशा में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। श्री अल्विश, ये तो बहुत ही कीमती है। हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। इस साल जैसे अकाल के समय में भले ही पानी सोने के बराबर हो, लेकिन ये बहुत महंगा है। हालांकि इस संभावना से उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह अल्विश की कीमती सामग्री को बर्बाद करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। नाथन ने बगल में सिर हिलाया, ये छिपाने की कोशिश करते हुए कि वह फल और गोमांस को कितनी तीव्रता से घूर रहा था। भाई अल्विश, आपको ये पैसा अपने लिए ही रखना चाहिए। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि यह अकाल कब तक चलेगा। आपको इसे हम पर खर्च नहीं करना चाहिए। लूसी भी इसमें शामिल हो गई। उसकी कोमल आवाज करुणा से भरी हुई थी, लेकिन दृढ़ संकल्प से दृढ़ थी। ठीक है अल्विश, हम वास्तव में आभारी हैं, लेकिन इस तरह का सौभाग्य सबसे बुरे समय में आपका सहारा बन सकता है। आपको इसे केवल हमारा मनोरंजन करने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन तीनों ने सालों से भरपेट खाना नहीं खाया था। उनका हर दिन आधा भूख और आधी उम्मीद से भरा होता था। कुछ दिन तो ऐसे होते थे जैसे वे आधी मौत के करीब पहुंचकर जी रहे हों। अल्विश ने उनके लिए पहले ही सबसे ज्यादा काम किया था। उन्हें शुद्ध पानी बेचा, मिस्टर हॉटवेल की जान बचाई जब पत्थरों के हमले से उनकी जान जाते जाते बची। और अब ये इतना सारा स्वादिष्ट भोजन सूखे और प्यासे लोगों के बीच किसी दावत की तरह परोसा गया। परिवार में मिली अच्छी परवरिश ने उन्हें संयमित रखा। वे खुद को लालची नहीं दिखने देते थे, भले ही उन्हें इसकी तीव्र इच्छा होती थी। अल्विश समझ गया था। उनके मुंह से निकले शब्द तो ना कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और नाथन की सुनाई देने वाली घूंटें कहीं ज्यादा बोल रही थीं। उसने जानबूझकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं और बनावटी गुस्से का भाव दिखाया। बस करो, मुझे अस्वीकार करने की कोशिश मत करो। अल्विश ने अपनी बाहें मोड़ ली। उसकी आवाज आधी गंभीर और आधी मजाक भरी हो गई। आजकल मेरे पास जरूरत से ज्यादा है और मेरे भंडार में अभी बहुत कुछ बचा है। आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे और तुम्हें अच्छा भोजन मिलेगा। अगर तुम नहीं खाओगे, तो तुम मुझे शर्मिंदा करोगे। उन्होंने नाथन की ओर, फिर लूसी की ओर और फिर मिस्टर हॉटवेल की ओर इशारा किया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम बैठोगे, खाओगे और उसका पूरा आनंद लोगे। अगर नहीं खाओगे तो मुझे गुस्सा आएगा। नाथन ने लूसी को देखा, फिर पुरानी लकड़ी की मेज पर रखे मांस के ढेर पर उसकी नजर पड़ी। उसने एक बार फिर अपने होंठ चाटे, मानो वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। लूसी ने हल्की सी हंसी हंसी, उसका सिर आगे पीछे हिल रहा था। यहां तक कि मिस्टर हॉटवेल की आंखों में भी नरमी आ गई। हॉटवेल परिवार के अच्छे संस्कार और सच्चे दयालु हृदय के कारण ही उन्होंने अल्विश के बारबेक्यू के निमंत्रण को अस्वीकार करने का प्रयास किया। अगर कोई और परिवार होता, या इससे भी बदतर आयनहोल्ड के द्वार के बाहर दुबके हुए भूखे शरणार्थी होते, तो कोई पूछने की जहमत ही नहीं उठाता। वे अंदर घुस जाते और जितना मांस और फल उन्हें मिलता, सब कुछ छीन लेते। श्री हॉटवेल ने एक बार फिर अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर देकर कहने का प्रयास किया, सर, ये ठीक नहीं है। ये भोजन बहुत कीमती है। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अल्विश ने तुरंत उसे रोक दिया और उसके कंधे पर थपथपाया। यह अंतिम निर्णय है। श्री हॉटवेल दुविधा में थे, कृतज्ञता और अनिच्छा के बीच फंसे हुए थे। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें सहमति में सिर हिलाना चाहिए या फिर से विरोध करना चाहिए। अल्विश आगे बढ़ा, उसकी आवाज में गर्माहट थी लेकिन दृढ़ता भी थी। अब, श्री हॉटवेल, मेरे साथ मत खड़े होइए। मुझे बाद में आयनहोल्ड में अपना पानी बेचने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। अब आप मेरे साझेदार हैं, इसलिए आपको मेरे खर्चे पर अच्छा भोजन करना होगा, है ना? उन्होंने श्री हॉटवेल के कंधे को तसल्ली भरे अंदाज में दबाया।
कुछ देर के लंबे विराम के बाद बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपनी थकी हुई आंखों में सच्ची उमंग की एक झलक दिखाते हुए अपनी बात कह दी। ठीक है, श्रीमान अल्विश। धन्यवाद। सचमुच। अल्विश ने नाथन और लूसी की ओर रुख किया, जो अभी भी सदमे में वहीं खड़े थे। तो तुम्हारे पिताजी मान गए? क्या तुम दोनों सारा दिन वहीं खड़े रहोगे? जल्दी करो, लकड़ियां तैयार करो। नाथन लगभग अपनी आधी उम्र के लड़के की तरह उछल कूद कर रहा था। हाँ, आखिरकार बढ़िया खाना मिला। धन्यवाद। आज के भाई अल्विश, तुम भी मेरे भाई हो। वह लकड़ी लेने के लिए शेड की ओर दौड़ पड़ा, उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि मानो उसका चेहरा फट जाएगा। लूसी के गाल गुलाबी हो गए, उसने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं चूल्हा और मसाले तैयार कर लेती हूँ फिर, उसने जल्दी से कहा और बर्तन और सॉस लेने के लिए रसोई में चली गई। 3 कठिन वर्षों तक जूठे टुकड़ों और खरपतवारों पर गुजारा करने के बाद एक अच्छे भोजन के विचार से उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे कुशलतापूर्वक एक साथ आगे पहुंचे। लकड़ियां जमा की गईं, आग जलाने के लिए सूखी सामग्री रखी गई, और कुछ ही क्षणों में एक साधारण लोहे की जाली के नीचे अच्छी आग भड़क उठी। अल्विश ने पंख, पसलियां और गोमांस के टुकड़े आग पर रखे। चर्बी छिटकती हुई मांस को भून रही थी और उसकी सुनहरी भूरी परत चमकती हुई रोशनी में दमक रही थी। छोटे से आंगन में किसी स्वादिष्ट चीज की खुशबू फैल रही थी, घनी, धुएंधार और मोहक। जब पहला बैच तैयार हो गया, तो अल्विश मुस्कुराते हुए मुड़ा और मिस्टर हॉटवेल को एक विंग भेंट किया। खाना तैयार है, खाना शुरू करो। आज रात सबके लिए भरपूर खाना है। नाथन ने बड़ी बड़ी आंखों से अपना हिस्सा खाना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय, भाई अल्विश, आप कमाल के हैं। श्री हॉटवेल ने एक छोटा, सावधानीपूर्वक निवाला लिया और अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए। स्वादिष्ट अल्विश, आपको वाकई अपने काम की अच्छी जानकारी है। मैंने सालों में जो कुछ भी चखा है, ये सबसे बेहतरीन है। लूसी ने भी एक टुकड़ा चखा और स्वाद का स्वाद आते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। अल्विश भी हंसी में शामिल हो गया, एक स्टूल पर बैठ गया और अपने लिए एक विंग ले लिया। बारबेक्यू मेरी खासियत है, जानते हो ना, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा। मैं घर पर यह सब बहुत करता था, बस थोड़ा अभ्यास कर लो और इसमें माहिर हो जाओ। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट। नाथन की आवाज अस्पष्ट थी क्योंकि वह अभी अभी ग्रिल किए गए चिकन विंग को फाड़कर खा रहा था, चबाते हुए उसकी आंखों में पानी आ रहा था। मैंने इतने लंबे समय से ऐसा खाना नहीं खाया। अगर आज ज्यादा खाने से मेरी मौत भी हो जाए, तो भी मैं संतुष्ट होकर मरूंगा। वह इतनी तेजी से खा रहा था कि एक पल के लिए उसका दम घुट गया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह हौंफने लगा। नाथन ने 3 साल से पेट भर खाना नहीं खाया था। ज्यादातर दिन वह बासी रोटी और कड़वी घास खाता था। कई बार तो उसने दूसरे भूखे लड़कों से मुक्केबाजी भी की थी, और रात के खाने के लिए एक दुबला पतला चूहा पाने के लिए उसे घूंसे और लात खानी पड़ी थी। लेकिन आज रात वह असली गोमांस, ताजे चिकन विंग्स, मीठे फल और गर्मा गर्म रोटी का आनंद ले रहा था। और इसके लिए उसे किसी से भी लड़ना नहीं पड़ा। लूसी ने हंसते हुए और आधे गुस्से से उसकी ओर पलटकर कहा, नाथन, इस तरह बात मत करो, ज्यादा खाने से मौत का क्या मतलब है? समझदारी से खाओ। उसने अपनी पतली उंगलियों से उसके माथे पर हल्के से थपकी दी, फिर भी वह चौंक गया। लूसी, मैंने अभी कहा था कि यह इतना अच्छा था। नाथन गुर्राया, अपना सिर सहलाते हुए लेकिन आंसुओं के बीच मुस्कुरा रहा था। अल्वीश हंसते हुए ग्रिल से एक और सीख निकालकर उसे देते हुए बोला, लो, ये तो बहुत है। अभी खा लो, कल की चिंता बाद में कर लेना। नाथन ने उसे बड़ी उत्सुकता से लपक लिया, उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, भाई अल्वीश। तुम सचमुच मेरे भाई हो, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े, चाहे पूरब हो या पश्चिम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने तुरंत ही पंखों और गोमांस के टुकड़ों को चबाना फिर से शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों पर तेल लगा हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब तक आग धीमी होकर चटकने लगी, तब तक वे सब मिलकर लगभग 10 पाउंड गोमांस, साथ ही पसलियां, फल और सब्जियां खा चुके थे। यहां तक कि हमेशा सतर्क और संयमित रहने वाली लूसी ने भी चुपचाप लगभग 3 पाउंड गोमांस खा लिया था। अल्वीश उन्हें जरा भी दोष नहीं दे सकता था। 3 साल के लंबे अकाल के बाद उन्हें यही मिलना चाहिए था, पेट भर खाना, गर्मागर्म आग और उस जीवन का स्वाद जिसके लिए संघर्ष करना सार्थक था। खाना खत्म होने और आखिरी अंगारे भी आरामदायक तापमान पर ठंडे होने के बाद अल्वीश आखिरकार पेशेवर अंदाज में आ गया। पीछे झुककर उसने अपने हाथ साफ किए, उसकी आवाज शांत लेकिन गंभीर थी। ठीक है, अब चलिए पानी के व्यापार पर चर्चा करते हैं। उन्होंने श्री हॉटवेल की ओर देखा, फिर नाथन और लूसी की ओर। मैंने पिछले 2 दिन स्टॉक जमा करने में बिताए। मेरे गोदाम में इस समय साफ पानी का अच्छा भंडार है, उसी गुणवत्ता का जो मैंने आपको पहले उपलब्ध कराया था। नाथन की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये तो जल्दी बिक जाएगा, भाई अल्वीश।
तुम्हें पता ही है काला बाजार कैसा है। अच्छे पानी के एक बर्तन के 2 टाइल कभी कभी 3 बिकते हैं, और आधे पानी का स्वाद मिट्टी जैसा होता है। अगर तुम्हारा पानी शुद्ध और मीठा है तो ये अपने आप बिक जाएगा। लेकिन तुम इसके लिए क्या कीमत रखना चाहते हो? अलवीश एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सीधे सीधे कह दिया, प्रति बर्तन आधा टाइल। नाथन का मुंह खुला का खुला रह गया। लूसी की आंखें भी चौड़ी हो गईं। आधा टाइल, नाथन हकलाते हुए बोला, भाई अलवीश, ये तो बाजार भाव से भी कम है। इसे आपसे लेना मुश्किल होगा। ये बढ़िया चीज है, असली पानी। काला बाजार का पानी तो इसके मुकाबले प्रदूषित है। श्री हॉटवेल ने थोड़ा सा मुंह बनाया, आधा आश्चर्यचकित और आधा चिंतित। आप कम से कम इसकी दोगुनी कीमत तो वसूल सकते हैं। अलवीश ने बस कंधे उचका दिए, उसके होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। मेरे लिए पानी सस्ता है। एक बर्तन के लिए एक टाइल उचित है, मुझे अभी भी मुनाफा हो रहा है। अच्छा है कि यहाँ के लोग कम से कम इसे वहन कर सकें। नाथन ने धीरे से सीटी बजाई। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वे पर्याप्त मात्रा में सामान बेच दे तो उन्हें कितना सोना मिल सकता है। श्री हॉटवेल ने अपरिहार्य अगले प्रश्न पर सवाल उठाया, और आप कितना पानी बेचने वाले हैं? अलवीश खड़ा हो गया और उन्हें साथ आने का इशारा किया। मेरे साथ आओ, तुम खुद देख लोगे। वे हाथों में लालटेन लिए आंगन पार करते हुए उस पुराने अनाज भंडार तक पहुंचे जिसे अलवीश ने एक गुप्त गोदाम में बदल दिया था। जैसे ही अलवीश ने दरवाजा खोला, ताजी लकड़ी और पत्थर की हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई। अंदर, ठोस जमीन से लेकर ऊपर मोटी बीमों तक, सीलबंद मिनरल वाटर के डिब्बे एक के ऊपर एक ढेर लगे हुए थे। कतार दर कतार साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। सैकड़ों डिब्बे, महीनों के व्यापार के लिए पर्याप्त। हॉटवेल दंपति काफी देर तक वहीं खड़े रहे। नाथन के होंठ हिले, लेकिन कुछ नहीं बोला। लूसी ने हैरानी से अपना हाथ मुंह पर रख लिया। मिस्टर हॉटवेल की आंखों में विस्मय जैसी चमक थी। सूखे से त्रस्त इस शहर में उनके लिए अलवीश का गोदाम महज एक भंडारगृह नहीं था, बल्कि जीवन का एक पहाड़ था। अभी आगे क्या होगा तो बने रहिए आप अपनी डेस्टिनी बिलियनेयर नॉवल के साथ। मिलते हैं आगे के एपिसोड में।